नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। तो पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। लेखक परिचय, चित्र में जो आप देख रहे हैं यह यशपाल हैं। आइए जानते हैं इनका जीवन परिचय। यशपाल हिंदी के प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार हैं। हिंदी के मुख्य कहानीकारों और बड़े कहानीकारों और उपन्यासकारों में इनका नाम गिना जाता है। इनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में एवं मृत्यु 1976 में हुई। लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया और वहाँ उनका परिचय भगत सिंह से हुआ। लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए करते समय इनका परिचय भगत सिंह एवं अन्य क्रांतिकारियों से हुआ और इसी कारण ये स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के कारण कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। अपने रचनाओं में इन्होंने यथार्थ का बहुत अधिक वर्णन किया है। या यथार्थ पर आधारित इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख रचनाओं में कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, ठीक इसी प्रकार उपन्यास में झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। इनके उपन्यासों में झूठा सच उपन्यास बहुत चर्चित रहा और यह हिंदी के सर्वोत्तम उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास में भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक वर्णन है, यानी भारत विभाजन के समय जो कत्लेआम हुआ और जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई उस पर आधारित इन्होंने अपना उपन्यास झूठा सच उपन्यास लिखा है, जो कि हिंदी के सर्वोत्तम उपन्यासों में से एक है। अपनी इन्हीं श्रेष्ठ रचनाओं के लिए इनको पद्म भूषण और साहित्य अकादमी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो यह लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय था। आइए अब हम जानते हैं पाठ में क्या लिखा है या पाठ हमें क्या बताता है। पाठ में किस चीज का वर्णन है। लखनवी अंदाज पाठ, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, लखनऊ का अंदाज या लखनऊ की स्टाइल, लखनऊ की शैली। लखनऊ नाम से, लखनवी अंदाज या लखनऊ नाम से आप सोच सकते हैं, आप बता सकते हैं कि लखनऊ कभी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध रहा है। लखनऊ को आज भी हम नवाबों का शहर कहते हैं। तो लखनऊ नवाबों के शहर के रूप में प्रसिद्ध रहा है। अंग्रेजी शासन से पूर्व यहाँ के नवाब अपनी विशिष्ट शैली के लिए, तहजीब के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने रईसी के लिए जाने जाते थे। बहुत अधिक समृद्ध उनका जीवन हुआ करता था। तो इसी लखनवी अंदाज या इसी लखनवी शैली स्टाइल पर उन्होंने ये पाठ लिखा है यशपाल ने। पाठ में क्या लिखा है। पाठ एक निबंध के रूप में इन्होंने व्यंग्य लिखा है। व्यंग्य के रूप में, निबंध के रूप में पाठ को लिखा है, जिसमें इन्होंने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। पतनशील मतलब ऐसा वर्ग, सामंती वर्ग ऐसा वर्ग जो दूसरों के श्रम पे
दूसरों के श्रम पर या जो खुद मेहनत ना करके निम्न वर्ग का शोषण करके उस पर अपना ऐशो आराम से जीवन बिताता था, उस वर्ग पर कटाक्ष किया है। और वह वर्ग, उस वर्ग का अब पतन हो चुका है। नवाबों की जो संस्कृति है या जो नवाब हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, आज़ादी से पूर्व हुआ करते थे। और आज़ादी से पूर्व भी जो नवाब थे, नवाबों का पतन ब्रिटिश शासन के समय ही हो चुका था। ब्रिटिश शासन ने सब नवाबों का राज्य, रियासतें या जो भी उनका अधिकार क्षेत्र था, उन सब से उन सबसे छीन लिया था। तो इसका पतन बहुत पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी वह वर्ग आज भी वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। यानी वह सच्चाई से बेखबर है कि अब वह रईस या सामंती वर्ग नहीं रहा, लेकिन फिर भी वह बनावटी जीवन शैली का आदी है, यानी उसी बनावटी जीवन शैली को जीना चाहता है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी संस्कृति जो दूसरों के ऊपर जीती है या दूसरों के ऊपर जीवन यापन करती है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज शब्दार्थ पाठ के अंत में आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। कुछ शब्दार्थ मैंने यहाँ लिखे हैं। मुफस्सिल, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, किफ़ायत, समझदारी से उपयोग करना, मितव्ययता या कम खर्च करना, प्रतिकूल, विपरीत, सहसा, अचानक। आप चित्र में देख सकते हैं एक रेल के डिब्बे का दृश्य है। तो यह पूरा पाठ इसी रेल के डिब्बे के अंदर के परिदृश्य, रेल के डिब्बे के अंदर के दृश्य पर आधारित पूरे घटनाक्रम का वर्णन है। दो लोग बैठे हुए हैं रेल के डिब्बे में, दो लोग बैठे हुए हैं। इन्हीं दो लोगों में से एक लेखक है और दूसरे कहानी के मुख्य पात्र हैं, जिनको या जिनके क्रियाकलापों को, जिनके व्यवहार को व्यंग्य के रूप में लेखक ने इस पाठ में प्रदर्शित किया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। आज़ादी से पूर्व जो ट्रेन चलती थी बच्चे, उसमें 3 क्लास होती थी, 3 श्रेणियां होती थी। प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास सबसे सस्ता होता था और फर्स्ट क्लास सबसे महंगा होता था। सेकंड क्लास को मंझले दर्जे का क्लास कहा जाता था। तो मुफस्सिल यानी मुख्य शहर से आसपास के इलाकों में जाने वाली ट्रेन सीटी बजा रही थी। सेकंड क्लास में जाने के लिए थोड़े से दाम यानी टिकट के थोड़े ज़्यादा पैसे लगते थे थर्ड क्लास से। लेखक को कहीं दूर जाना नहीं था, इसलिए भीड़ से बचने के लिए और अकेले में अपनी नई कहानी के विषय में सोचने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देख सकने के लिए। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। यानी जब लेखक स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी चल पड़ी थी, इसलिए सेकंड क्लास का टिकट इन्होंने खरीदा था। तो एक डिब्बे को खाली समझकर ये भाग करके उसमें चढ़ गए, परंतु जैसा इन्होंने सोचा था कि डिब्बा खाली है, इनके अनुमान के एकदम उलट विपरीत डिब्बा खाली नहीं था, बिल्कुल निर्जन नहीं था। निर्जन शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है, जो कि निर उपसर्ग और जन शब्द से मिलकर बना है। जन का अर्थ होता है लोग, तो बिना जन के वह डिब्बा नहीं था। जैसा इन्होंने सोचा था कि डिब्बा खाली नहीं होगा, जैसा इन्होंने सोचा था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन इनके अनुमान के विपरीत डिब्बा खाली नहीं था।
डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के, बर्थ होती है पूरी सीट जो होती है जिस पर सो भी सकते हैं, ट्रेन में जो पूरी सीट होती है जिस पर सो सकते हैं, एक व्यक्ति के लिए एक होती है, उसको बर्थ कहते हैं। तो एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन आलती पालती मारे बैठे थे, यानी नवाबों जैसे दिखने वाले एक आदमी एक बर्थ पर बैठे थे और उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। तो डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी लेखक ने उन सज्जन पुरुष की आंखों में पढ़ लिया था, उन सज्जन पुरुष के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि लेखक के डिब्बे में अचानक से आ जाने से उनके अकेलेपन में बाधा आ गई हो। यानी वे परेशान हो गए कि भाई मैं इस डिब्बे में पहले अकेला बैठा था, ये अचानक से कहाँ से आ गए। तो ऐसा लेखक ने अनुभव किया कि उनके अकेलेपन में बाधा पड़ गई हो। फिर लेखन अनुमान करने लगे कि भाई हो सकता है यह भी नई कहानी के बारे में सोचने की चिंता में बैठे हों अकेले में। लेखक उन सज्जन पुरुष के बारे में सोचने लगे कि हो सकता है ये भी नई कहानी, किसी नई कहानी की सोच में बैठे हों, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, अपदार्थ मतलब जो बहुत ही कम मूल्यवान हो, या मतलब कोई ज़्यादा अहमियत की वस्तु ना हो। तो खीरे जैसी छोटी वस्तु का शौक करते हुए इनको किसी ने देख लिया, इसलिए भी ये परेशान हो रहे हों। तो लेखक अनुमान करने लगे कि हो सकता है या तो ये नई कहानी के बारे में सोच रहे हों, या मैंने इनको खीरे जैसी छोटी वस्तु खाते हुए मैंने देख लिया, या कोई भी इनको देख लिया, इसलिए संकोच कर रहे हों। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। यानी नवाब साहब ने साथ देने के लिए या संगति के लिए जरा भी उत्साह नहीं दिखाया, यानी इनसे बात भी नहीं करी ना इनकी उपस्थिति का उन्होंने स्वागत किया, या इनकी उपस्थिति को उन्होंने नकार दिया। इनकी उपस्थिति उनको जैसे अच्छी नहीं लगी हो, तो लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान के लिए उनसे आंखें चुरा ली, यानी इन्होंने भी आंखें फेर ली और नवाब साहब ने भी इनसे बात नहीं की। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो क्योंकि लेखक थे, कोई भी कहानी लिखने के लिए यदि कल्पना पे आधारित कहानी लिख रहे हैं तो कल्पना करनी, उस कहानी के पात्रों के बारे में, विषय के बारे में, सब चीज़ के बारे में कल्पना करनी होती है। तो अकेले में लेखक को कल्पना करने की आदत थी। तो डिब्बे में बैठे बैठे इन्होंने नवाब साहब की असुविधा और संकोच की कल्पना, या नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण की वे कल्पना करने लगे कि भाई क्या बात हो सकती है कि यह महोदय जो सामने बैठे हैं ये संकोच कर रहे हैं या इनको असुविधा हुई है। तो क्या क्या कल्पना कर रहे हैं क्या कल्पना कर रहे हैं लेखक? वे कह रहे हैं कि हो सकता है कि नवाब साहब अकेले यात्रा करना चाहते हो, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का किफ़ायती टिकट खरीदा हो। यानी बहुत सोच समझकर सेकंड क्लास का टिकट उन्होंने खरीदा कि वे अकेले यात्रा करना चाहते थे। पर अब उनको ये मंजूर नहीं है कि शहर का कोई सफ़ेद पोश होता है एक भद्र पुरुष अच्छे एक पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति। तो अब मान लो कि उनको जैसे नामंजूर हो कि कोई शहर का सफ़ेद पोश आदमी उनको मंझले दर्जे में सफ़र करते देखे। मंझले दर्जे मतलब सेकंड क्लास में सफ़र करते देखें।
यानी लेखक अनुमान कर रहे हैं कि हो सकता है यह इसलिए संकोच कर रहे हों कि इन्होंने अकेले में आराम से जाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा, पर अब किसी ने उनको सेकंड क्लास में, क्योंकि नवाब हैं, अब नवाब सेकंड क्लास में थोड़ी यात्रा करेंगे। नवाबों जैसे वो दिख रहे थे तो सेकंड क्लास में तो यात्रा नहीं करेंगे, वो तो फर्स्ट क्लास में यात्रा करनी चाहिए। लेकिन अब किसी ने उनको सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए देख लिया है, तो हो सकता है इसलिए वे थोड़ा संकोच कर रहे हों, शर्मा रहे हों, या अकेले सफर काटने के लिए खीरे जैसी वस्तु इन्होंने खरीदी हो। अकेले में सफर काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश आदमी के सामने खीरा कैसे खाएं। यानी यहाँ लेखक यह कल्पना कर रहे हैं कि वे एक नवाबों जैसे दिख रहे हैं, तो वे शायद इसलिए शर्मा रहे हों कि उनका जो शौक है, यानी जो सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हैं, वे नवाब तो नहीं कर सकते, वे तो उनके नवाबों के उनके नवाबी संस्कृति के अनुकूल नहीं है, इसलिए शर्मा रहे हों। या खीरा खाते हुए उनको कोई और आदमी देख लेता है, क्योंकि खीरा भी, खीरे जैसी छोटी, नवाब हैं तो नवाब तो काजू बादाम या मेवे जैसी चीज़ें खाएंगे, महंगी वस्तुएं खाएंगे, तो खीरा खाते हुए कोई व्यक्ति उन्हें देख रहा है या देख लेगा, इसलिए भी वे संकोच कर रहे हों। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। तो लेखक तिरछी निगाहों से नवाब साहब को देख रहे थे और नवाब साहब खिड़की के बाहर देखते हुए स्थिति पर गौर कर रहे थे। ओह, तो अचानक से नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया। आदाब अर्ज। आदाब अर्ज उर्दू में अभिवादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। आप पाठ में देख रहे होंगे कि पाठ में बहुत अधिक मात्रा में उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि लखनऊ नवाबों के लिए प्रसिद्ध रहा है और पाठ में भी नवाबी संस्कृति के बारे में चर्चा की गई है या नवाबी संस्कृति पर व्यंग्य किया गया है। इसलिए विषय और पाठ के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना लेखन की एक अच्छे लेखन की विशेषता है। एक अच्छा लेखन भाषा के अनुकूल या एक अच्छे लेखन में भाषा पात्रों या विषयानुकूल होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर भी उर्दू के शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। तो नवाब साहब ने लेखक को अचानक से संबोधित किया कि आदाब अर्ज, मतलब अभिवादन उनका किया और कहा कि जनाब क्या आप खीरा खाएंगे। उनसे खीरा खाने के लिए पूछा। अब अचानक से नवाब साहब का भाव बदल गया, हाव भाव बदल गए। तो लेखक को ये अच्छा नहीं लगा। लेखक ने तुरंत भांप लिया कि शराफत का ढोंग बनाए रखने के लिए, मतलब वो दिखा रहे हैं कि मैं कितना सभ्य हूँ, कितना शरीफ हूँ, ऐसा ढोंग कर रहे हैं। तो लेखक इस बात को भांप गए कि शराफत का ढोंग करने के लिए या शराफत का भ्रम बनाए रखने के लिए आप मामूली लोगों की हरकत में हमें लथेड़ना चाहते हैं, यानी मामूली लोगों की तरह आप हम पर ये शराफत का भ्रम में हमें लपेट लेना चाहते हैं। तो लेखक जब इस बात को भांप गए तो इन्होंने जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं, यानी धन्यवाद, कृपया आप शौक से खाएं, स्वाद से खाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखे तौलिए झाड़कर सामने बिछा लिया। अब देखो, अब यहाँ से वे खीरे को खाने से पहले उसकी तैयारी करने लगते हैं। थोड़ी देर नवाब साहब खिड़की के बाहर देखते रहे और उसके बाद दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर उन्होंने सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाया और खीरों को खिड़की के बाहर धोया। उसके बाद तौलिए से पोंछ लिया और अपनी जेब से चाकू निकाला
और दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। जब खीरा कड़वा होता है या खीरे के कड़वेपन को दूर करने के लिए खीरे का सिर काट करके उसको रगड़ते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद झाग निकलता है, वह उसका कड़वापन कुछ बहुत हद तक दूर कर देता है। तो नवाब साहब ने भी यही किया, यानी खीरे को खाने से पहले वे उसको पूरी तरह से उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसको धोया, तौलिए से पोंछा, उसके बाद सिर, दोनों खीरों के सिर काट कर गोद कर झाग निकाला और फिर बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने से का अर्थ है क्रम से, करीने शब्द का अर्थ है क्रम से। फिर बहुत एहतियात मतलब बहुत सावधानी से उन्होंने खीरे को छीला और छीलने के बाद फांकों में काट करके, फांक जो लंबे लंबे स्लाइस, लंबे लंबे टुकड़ों में हम काटते हैं, उस फांकों में काट करके वे है तौलिए पर उनको क्रम से सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। यानी जो स्टेशन पर खीरा बेचते थे, वे बेचने वाले खीरे के साथ सारा सामान देते थे। उनको पता था कि खीरे को कैसे इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से खाना है, इसलिए वे खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते थे कि लोग इसको मतलब इसका लोग किस प्रकार से इसको खाते हैं, किस प्रकार इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वे बेचने वाले ही ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते। यानी यदि आप उनसे खीरा खरीदेंगे तो खीरे के साथ आपको वो जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च का मसाला भी, इन मसाले की पुड़िया भी आपको साथ में दे देते थे। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। यानी नवाब साहब खीरे को क्रम से सजाने के बाद, फांकों में छीलने के बाद बहुत क्रम से उन्होंने एक एक फांक पर लाल मिर्च की सुर्खी यानी पाउडर जो था लाल मिर्च का, वो जो मसाला था वह उस पर बुरक दिया। बुरकना मतलब छिड़क दिया मसाला, लाल मिर्च और नमक का मसाला खीरे की फांकों पर छिड़क दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था। स्फुरण मतलब जबड़ों का हिलना। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, खाते समय हमारा मुंह, हमारे जबड़े हिलते हैं, तो उनके जो नवाब साहब जब इस प्रकार की तैयारी कर रहे थे खीरे की, तो उनके जो हाव भाव थे या उनके जो जबड़े हिल रहे थे, उससे, उस प्रक्रिया में तो उससे स्पष्ट था कि उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अर्थात खीरे की तैयारी करते करते ही नवाब साहब उस खीरे के रस का आनंद ले रहे थे, यानी कल्पना कर रहे थे, उस खीरे के स्वाद की कल्पना कर रहे थे। और इस स्वाद की कल्पना में उनका मुंह प्लावित हो रहा था, यानी उनके मुंह में पानी भर आया था। खीरे की तैयारियां करते करते ही जैसे उनके हाव भाव थे, जबड़े हिल रहे थे, इससे स्पष्ट था, लेखक को स्पष्ट हो गया कि नवाब साहब खीरे के रस का आनंद लेने की कल्पना में इनका मुंह पानी से भर आया है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। देखिए यहाँ पर जो हम खीरा दिखा रहे हैं, ये खीरे हैं। आपके घरों में भी या हम लोग के घरों में खाने के इस्तेमाल में आते हैं। खीरे से हम भली भांति परिचित हैं। कनखियाँ, कुछ शब्दार्थ जो हैं, कनखियों यानी तिरछी निगाहों से, तस्लीम, सम्मान, जो आगे इस पाठ में अब आगे के भाग में आएंगे, ये शब्दार्थ हैं। तस्लीम, सम्मान, खम करना, झुकाना, नफीस, बढ़िया, लजीज, स्वादिष्ट, शकील यानी आसानी से ना पचने वाला। ठीक है, तो लेखक जो है तिरछी निगाहों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे और सोच रहे थे कि मियाँ
अपने आप में रईस बनते हैं, यानी दिखा तो ऐसे रहे हैं जैसे कि बहुत रईस हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो दिखा रहे हैं कि बहुत रईस हैं और लोगों की नज़रों से बचने के लिए ही शायद सेकंड क्लास के डिब्बे में आए हों, लेकिन अब क्योंकि खीरे को, अब जब वो खीरे को काट कर उसको खाने की तैयारी में हैं, तो लेखक कह रहे हैं कि अब अपनी असलियत पर उतर आए हैं, यानी ये कोई रईस वईस नहीं है, खाली दिखावा कर रहे हैं। तो एक तरह से इस पाठ में हम यह कह सकते हैं कि लेखक ने इस निबंध में जो व्यंग्य किया है वह दिखावे की संस्कृति पर भी किया है। दिखावे की संस्कृति मतलब आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी यह दिखावे की संस्कृति बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में फैल चुकी है कि लोग वास्तविकता से परे दिखावे की संस्कृति में या दिखावे के जीवन में ज़्यादा विश्वास करते हैं। अपनी वास्तविकता को छुपाते हुए दिखावा करते हैं। तो यह दिखावा अपने अमीर होने का, अपने रईस होने का, ऐशो आराम का या बहुत अधिक संसाधन होने का, इस प्रकार का लोग दिखावा करते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि इस पाठ को हम आज के संदर्भ में भी जोड़ें तो आज वर्तमान संदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि दिखावे की संस्कृति पर जो यह व्यंग्य किया गया है वह दिखावे की संस्कृति आज भी बहुत अधिक रूप से फैल चुकी है। वास्तविकता से परे लोग अपने वास्तविक जीवन को छोड़ करके, यानी समाज के सामने, सोसाइटी के सामने वह दिखावा करते हैं, जबकि असलियत में कुछ और होते हैं। यही इस पाठ में भी कहा गया कि नवाब हैं, नवाबी छिन गई है। नवाब हैं, नवाबी छिन गई है, अब वे नवाब नहीं रहे, लेकिन फिर भी नवाब होने का दिखावा कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो लेखक समझ गए कि भाई ये दिखावा कर रहे हैं रईस बनने का, लेकिन अब अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से पूछा, इनकी ओर देख करके, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। एक बार फिर से इनसे पूछा कि कृपया शौक तो फरमाइए, यानी चखिए तो सही, थोड़ा सा तो खाइए। लखनऊ का बालम खीरा है। लखनऊ का बालम खीरा बहुत प्रसिद्ध होता है। ये देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं, जो भूरे कलर में नीचे में है, यह लखनऊ का बालम खीरा है। यह औषधीय रूप में भी प्रयोग किया जाता है और खाने में बहुत अच्छा होता है। तो आगे चलते हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। अर्थात जब दोबारा नवाब साहब ने लेखक से पूछा कि कृपया थोड़ा सा तो खाइए, शौक कीजिए, मतलब खीरा खाइए, अब लेखक के मुंह में भी नमक मिर्च लगे हुए वो जो खीरे की पनियाती फांके थी, यानी नमक मिर्च मसाले से मसाला लगी हुई जो फांके थी और जो उनसे जो रसीली वो लगे पानी जो उनसे छूट रहा था, नमक मिर्च लगी हुई उन फांकों को देख करके लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था। यानी इनका भी बहुत खाने का मन था, लेकिन क्या करें, इनकार कर चुके थे, यानी वे पहले मना कर चुके थे। इसलिए यानी लेखक का भी खाने का मन था, मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही इन्होंने उचित समझा। इसलिए इन्होंने उत्तर दिया इन्होंने कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, यानी अभी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, और मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा होता आमाशय, जो आपका पाचन तंत्र है, पेट कह सकते हैं, पाचन तंत्र कह सकते हैं, यह भी ज़रा कमज़ोर है, मतलब हाजमा ठीक नहीं है। केवला शौक फरमाएं। लेखक ने उत्तर दिया, कृपया आप शौक से खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। सतृष्ण मतलब तृष्णा भरी आंखों से उन्होंने वो नमक मिर्च लगी हुई खीरे की फांकों की ओर देखा।
खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। निश्वास मतलब पहले खिड़की के बाहर देखे और फिर एक लंबी सांस बाहर छोड़ी। लंबी सांस छोड़ने के बाद खीरे की एक फांक उठाकर वे होठों तक ले गए और उसके स्वाद में उन्होंने पलकें मूंद ली। देखिए, अब खीरे के इस्तेमाल का यहाँ लेखक जो है नवाब साहब द्वारा उस खीरे के प्रयोग का, इस्तेमाल के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। इस्तेमाल का विवरण दे रहे हैं कि नवाब साहब खीरे को सतृष्ण आंखों से देखते लंबी सांस ली और उस खीरे की फांकों को अपने होठों तक ले गए और स्वाद में उन्होंने पलकें मूंद ली और उनके मुंह में जो उनके स्वाद, खीरे के स्वाद की कल्पना से पानी भर आया था, उस पानी के घूंट को गले से उतार लिया। यानी उसके स्वाद की कल्पना से जो मुंह में पानी भरा है वो पानी का घूंट गले से उतर गया और तब नवाब साहब ने खिड़की की फांक को, माफ कीजिएगा, तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। और इस प्रकार नवाब साहब खीरे की फांकों को एक एक करके, सभी खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाते और वासना से यानी तृष्णा से उनका रसा स्वादन की कल्पना करते और खिड़की से बाहर फेंकते रहे। यानी केवल स्वाद से, स्वाद की कल्पना से, उसके स्वाद का आनंद लेकर के नवाब साहब सारी खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर फेंकते गए। और सब फांकों को फेंकने के बाद फिर उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। यानी सब फांकों को फेंकने के बाद, हाथ और मुंह पोंछने के बाद, हाथ और होंठ पोंछने के बाद गर्व से लेखक की आंखों की तरफ कह के मानो ऐसा कहना चाह रहे हों जैसे कि यही खानदानी रईसों का तरीका है, यानी खीरा खाने का यही खानदानी तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिम खर्म कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। नवाब साहब खीरे के इस्तेमाल और तरीके से थक कर लेट गए थे और लेखक को उनके इस सम्मान में, मतलब लेखक भी मान गए कि हाँ भाई यही, क्योंकि उनका तरीका जो खीरे का इस्तेमाल करने का तरीका था वह विशिष्ट था, तो लेखक को भी अंत में मानना पड़ा और उनके सम्मान में लेखक ने भी सिर झुका लिया और यह मान लिया कि हाँ यही खानदानी तहजीब है, शिष्टता है, नफासत है, स्वच्छता है और नजाकत है, कोमलता। यानी तहजीब, नफासत और नजाकत यही खानदानी तरीका है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को और खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस मतलब बढ़िया या एब्स्ट्रैक्ट मतलब संक्षिप्त, सूक्ष्म तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है? तो नवाब साहब तो थक कर लेट गए, लेखक ने भी माना कि हाँ भाई ये नवाबी तरीका हो सकता है, लेकिन लेखक सोचने लगा, गौर करने लगा कि इस प्रकार से खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से स्वयं को संतुष्ट करना एक तरीका हो सकता है, लेकिन क्या इससे उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर मतलब क्या, ये भी, इससे पेट भी भर सकता है क्या? मतलब स्वाद की कल्पना से स्वाद ले लेना ठीक है, खानदानी तरीका है, रईसों का तरीका, लेकिन क्या इससे पेट भर सकता है? लेखक इतना सोच रहा ही था कि उधर से नवाब साहब ने भरे पेट से ऊंचे डकार की आवाज सुना दी। और डकार कब आती है? डकार इस चीज का द्योतक है, इस चीज का सूचक है कि हमारा पेट यानी भर चुका है, हमने भोजन कर लिया, हमारा पेट भर चुका है। तो लेखक सोच रहा था कि क्या पेट भर सकता है? उधर से नवाब साहब ने डकार की ऊंची आवाज सुना दी। मानो नवाब साहब
यह बता रहे हो कि पेट भी भर सकता है। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। और नवाब साहब ने इसके बाद लेखक की ओर देखकर कहा कि भाई खीरा स्वादिष्ट तो बहुत होता है, लजीज यानी स्वादिष्ट तो बहुत होता है, परंतु मैदे पर यानी आमाशय पर बोझ डाल देता है, जल्दी से पचता नहीं है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना यही है नई कहानी के लेखक। तो लेखक के भी ज्ञान चक्षु यानी उनके ज्ञान के नेत्र खुल गए। अब उन्होंने पहचान लिया कि यही मेरी नई कहानी के लेखक हो सकते हैं, यही मेरी नई कहानी के लेखक हैं। क्योंकि अब तक वह कहानी के विषय में सोच रहा था। कहानी के विषय में सोचने के लिए उसने सेकंड क्लास का टिकट लिया था, कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन उसने अभी तक नहीं सोचा था कि यह एक कहानी भी बन सकती है। लेकिन लेखक तुरंत समझ गए कि यही नई कहानी हो सकती है और यही नई कहानी के लेखक हो सकते हैं। लेखक ने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना सोचे, बिना विचार के, बिना घटना के और बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। लेखक ने सोचा कि जब स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है, तो बिना पात्र, बिना सोचे, बिना कल्पना के नई कहानी भी लिखी जा सकती है। जिस प्रकार से यह एक प्रकार की पूरी कहानी लेखक के सामने तैयार प्रस्तुत हो गई। इस प्रकार से लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने एक तो दिखावे या बनावटी संस्कृति पर भी कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। दूसरा यह भी बताया है कि बिना किसी पात्र के, बिना सोच विचार के भी कहानी को लिखा जा सकता है। यानी किसी घटना पर आधारित या किसी घटना के ऊपर भी, घटना पर आधारित भी कहानी लिखी जा सकती है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।